हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिसको लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अलग अलग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट कई हद तक इंटीग्रेशन बना देता है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बिना इंटीग्रेशन के फिजिक्स एक अधूरी कहानी की तरह है। तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन को मजबूत कर लें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन की फील तो दिलाऊंगा ही, साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक और मेथड बताऊं जिससे आप आसानी से सवाल की ऐसी की तैसी कर दें। ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिक चीज़ें रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। तो पहला बात, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या? अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं तो और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ बोलता है। ठीक है, और दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स, अगर अलग अलग नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स। और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये तो भैया सिंपल सी बात होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आगे हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? अगर कोई भी चार्ज Q है वो अपने अगल बगल रीजन क्रिएट करता है। अगर कोई चार्ज Q है वो अपने अगल बगल रीजन क्रिएट करता है जहाँ पे हम उसका इफ़ेक्ट जो है वो महसूस कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मापने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मुझे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A बताओ, तो मैं सिंपली लिखूँगा फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ r²। तो ये कूलम्ब्स लॉ कहाँ से आ गया? तो सिंपली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जिस पॉइंट पे पूछा गया है वहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रख के दूसरे की वजह से सिंपली कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया एट A। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब वेक्टर फॉर्म हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कोई भी चार्ज Q है, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो हम सिंपली लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ अपॉन r²। और वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया तो E वेक्टर लगा देंगे, और पता है हमें वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं यूनिट वेक्टर r है, और r को हम सिंपली लिख सकते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे r वेक्टर इंटू r का मैग्नीट्यूड तो r ही है, तो यहाँ पे नीचे एक r बढ़ा दिया और ऊपर एक वेक्टर लगा दिया। तो ये तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है। अब ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हमको सीखना ज़रूरी है, इसके बिना आगे बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालें। तो पहला तो एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक आर्क है। ठीक है, Q चार्ज है उसमें और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया है। ठीक है, और सेंटर पे एंगल थीटा या अल्फा सबटेंड करता है मान लेते हैं। तो अगर अल्फा सबटेंड कर रहा है तो आधा में अल्फा/2 सबटेंड करेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पूछा है। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर हमें
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ढूंढेंगे जो एक यूनिट चार्ज की तरह बिहेव करे, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो पहला मेथड है। तो भैया इसके अंदर कोई सा भी आप छोटा सा एलिमेंट ढूंढो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो छोटा सा एलिमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था कि हम कैसे पॉइंट चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा आर्क लेता हूँ जो डी थीटा एंगल सबटेंड करे, और आर्क का जो लेंथ हो जाएगा वो आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर है मान लेते हैं आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर आर इंटू थीटा सबटेंडेड बाई द आर्क। तो डी थीटा सबटेंड कर रहा है तो आर डी थीटा हो गया। अब ये इतना छोटा है कि यूनिट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यूनिट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब पहला बात तो कि d का वैल्यू क्या है, और दूसरा बात है कि भैया ये तो ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कभी भी किसी वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसको कंपोनेंट में तोड़ के जोड़ते हैं। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे, d cos थीटा और d sin थीटा उसके बाद जोड़ेंगे, सीधा जोड़। आप तो ध्यान से देखें तो अगर इधर का कंपोनेंट, इधर दो कंपोनेंट, इधर का जो पार्टिकल है वो अगर इधर दो कंपोनेंट दे रहा है तो सिमिलरली इधर के जो पार्टिकल है वो भी दो कंपोनेंट देगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल हम d cos थीटा को ही जोड़ेंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, d sin थीटा को अगर लिमिट में इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर d cos थीटा को इंटीग्रेट करूँगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा। देखिए यहाँ से थीटा लिया हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, तो यहाँ -α/2 से +α/2 तक। ठीक है, अब -α/2 से +α/2 तक, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया था भाई। चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया भाई। अब आगे d का वैल्यू लिखूँ तो मैं लिखूँगा kdq/r² cos थीटा। ठीक है, अब dq का वैल्यू क्या होगा, r d थीटा। मान लेते हैं इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है q/लेंथ, तो वो है लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो आर दी थीटा के आर दी थीटा लैम्डा, यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल आर रेडियस है, r² cos थीटा, ऊपर से नीचे वाला r कट गया, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो k λ/r बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा -α/2 से +α/2 तक 2 sin α/2 आ गया। तो ये तो एक लाइन में आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में सबको आया होगा। अब भैया दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड का नाम है सेंटर ऑफ मास मेथड। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम पूरे बॉडी को हटा के उसके सेंटर ऑफ मास पे उतना ही चार्ज रख देंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, हम रिप्लेस नहीं कर सकते सेंटर ऑफ मास पे रख के। तो भैया इसका तरीका क्या है, हम क्या करेंगे कि पुराना यूज हुआ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से एक बार दोहराएंगे और एक लाइन में आंसर लाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो आर्क था, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, α/2 सबटेंड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, नज़र हटाते तक आंसर आ जाएगा। तो अगर भैया ये पूरा Q चार्जेस हैं, तो अगर किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखूंगा मैं kdq, d मान लेता हूँ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो kdq/r², और वेक्टर फॉर्म है तो ऊपर क्यूब और यहाँ पे r वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से मैं देखूं, अगर इसको इंटीग्रेट करूं मैं पूरे पार्टिकल के लिए, तो गौर से देखिएगा तो k/r³ तो कांस्टेंट है, क्योंकि
सभी पार्टिकल के लिए जो r है वो दूरी कांस्टेंट होगी, तो k/r³ बाहर आ जाएगा। लेकिन r वेक्टर सभी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। हर पार्टिकल के लिए, इसके अंदर के हर पार्टिकल में r वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो अंदर जो बैठेगा वो dq इंटू r बैठेगा। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो हमने कहीं पे पढ़ा था कि RCM बराबर r.dq, RCM का क्या होता था फॉर्मूला? r.dm अपॉन dm, वेयर एज r इज ए सेंटर ऑफ मास ऑफ dm पार्टिकल। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये m टोटल RCM आ गया। ये हमें पता है कि अंदर dm बैठा है, ये आपको पता है कि अंदर dm बैठा है, लेकिन इंटीग्रेशन के साइन को थोड़े ना पता भैया। वो तो इसको अगर हम r.dm के जगह अगर हम r.dq भी लिखें तो भी वो आंसर क्या देगा? सेम देगा। और पहला बात तो ये कि वेक्टर फॉर्म में आंसर देता है, RCM जो है वेक्टर के साथ है, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो k/r³ की जगह मैं सिंपली लिखूंगा k/r³, q टोटल इंटू RCM। r.dq के जगह में अगर मैं, हाँ ठीक है, तो q टोटल इंटू RCM। अब RCM का दूरी यहाँ से मैं लिखूंगा सेंटर O से, तो इसका RCM होता है r sin α/2 अपॉन α/2। अगर हाफ एंगल α/2 हो तो किसी भी आर्क का सेंटर ऑफ मास का दूरी यहाँ से यही होता है। ठीक है, अब ये अल्फा है तो क्या r ऊपर नीचे में कट गए और देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल एक लाइन में आंसर। मुझे तो यहाँ पे समझाना था कि भैया ये जो होता है ये कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप तो ये अगर पहले से पता हो तो चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा। तो ये तो आर्क था भैया, अब हर ऑब्जेक्ट पे इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब कोई अगला सवाल बोल दे कि आप भैया किसी कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा ओ पे। अब निकालो, कोई सर्कुलर बॉडी है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे पूछा है, तो कैसे निकालें? तो पहला बात तो ये कि हम क्या करते हैं, dq का छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता है। अब इधर आता है तो इधर सेम की वजह से इधर आएगा, वो उसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड, ये तो हर बोर्ड के बुक में होता है ये मेथड, लेकिन जो दूसरा मेथड होता है ना, वो बिल्कुल ट्रिकी मेथड है, वो बिल्कुल यूजफुल मेथड है, वो एक लाइन में आंसर देगा। कैसे? ये मान लेते हैं रेडियस r है, ये डिस्टेंस एक, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा D बराबर k/dq, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये r है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे r³ इंटू r वेक्टर। ठीक है, अब r³ इंटू r वेक्टर, अब k/r³ जो है ये सभी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन r वेक्टर कांस्टेंट है क्या? नहीं है, r वेक्टर हर पार्टिकल के लिए चेंज हो रहा है। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो k/r³ कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, r.dq अंदर रह जाएगा। अब r.dq की जगह किससे रिप्लेस करना है वो हमें अच्छे तरीके से पता है, RCM इंटू q टोटल। अब यहाँ से लेके RCM का दूरी क्या होगा? x। अब ये डायरेक्शन भी दे रहा है भैया, देखिए RCM के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो RCM का डायरेक्शन तो यही है, तो यहाँ इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब k/r का वैल्यू लिख लो √r² प्लस x², पाइथागोरस थ्योरम से, और RCM का वैल्यू x, kq(x/a), एक लाइन में आंसर। ठीक है, अब ये तो रिंग था भैया, इसको हर जगह अप्लाई करें हम, हर जगह एक लाइन में आंसर निकालें तो बिल्कुल आएगा। अब अगली बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो एक बार रुकिएगा और खुद से बना के देखिएगा।
अब हमें बोल दिया कि कोई हेमिस्फीयर ले लो, इसमें चार्ज टोटल चार्ज Q हो, ठीक है, ओ Q टोटल चार्ज हो और रेडियस R हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा कि सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉल डी वो K dQ बाई R क्यूब, मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r है क्योंकि स्मॉल r में ज़्यादा फील आती है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब सभी पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी के बराबर होगा, d छोटे से dq पार्टिकल की वजह से है, तो हर छोटे पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। अब K बाई आर क्यूब तो कांस्टेंट है क्योंकि सभी पार्टिकल की दूरी सेंटर से आ रही है, तो K बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, लेकिन R वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। R डॉट डी क्यू की जगह सिंपली हम रिप्लेस करेंगे RCM इंटू क्यू टोटल। अब यहाँ पे RCM क्या है, RCM यहाँ से RCM की दूरी है, अब इसका सेंटर ऑफ मास R/2 पे होता है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा K नीचे R क्यूब, यहाँ R/2 क्यू टोटल। अब ऊपर से नीचे R कट गया, K क्यू टोटल बाई 2R स्क्वायर, एक लाइन में आंसर, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हुई हेमिस्फीयर की। अब इसको अगर अलग मेथड से करना रहता तो हम क्या करते, ध्यान से देखिए, सोचिए एक बार, उसको भी सोचना ज़रूरी है, हालांकि आपको नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन सोचना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन से करना है तो मैं थीटा पे जाके एक डी थीटा का कंपोनेंट लूँगा, अब वो कंपोनेंट रिंग की तरह यहाँ पे रिंग, छोटा सा रिंग बन जाएगा सबके लिए। अब इस रिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम इंटीग्रेशन से सोच सकते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन से, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा सवाल और घुमा दे, अगर मेरे को कोई बोले कि भैया ये कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर नहीं, ये तो हेमिस्फीयर बन गया, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये XY प्लेन में रखा हुआ है और इसमें चार्ज टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस R है। अब मुझे बोले यहाँ पे कहीं नहीं निकालना है, सेंटर पे नहीं निकालना है, आप तो मुझे 0 0 Z पे निकाल के दे खाओ, ठीक है। 3D में पूछ रहा है सवाल, एडवांस में पूछता है ऐसा सवाल, ठीक है, तब मैं कैसे निकालूंगा। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहाँ पे जाके थीटा पे जाके डी थीटा लूँ, कहाँ पे एक्स पे जाके डी एक्स लूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं सिंपल अपना जो फंडा था वो लिखूँगा K डी क्यू बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। अब किसी भी पार्टिकल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना ही आएगा, सिंगल एक डी क्यू एलिमेंट की वजह से, तो K बाई आर क्यूब तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सभी पार्टिकल का दूरी यहाँ से स्मॉल r है, यहाँ मान लेते हैं ये स्मॉल r है, तो ये बाहर हो जाएगा K बाई आर क्यूब। लेकिन जो R डॉट डी क्यू है ना, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे फिर, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो इंटीग्रेट करेंगे K बाई आर क्यूब बाहर, R डॉट डी क्यू की जगह सिंपली लिखेंगे RCM इंटू क्यू टोटल। अब RCM का दूरी यहाँ से लिखना है हमें, अब RCM इसका क्या होता है, हाँ 2R बाई पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से RCM का जो दूरी होगा वो अंडर रूट K बाई, ये तो स्मॉल r का वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, स्मॉल r का वैल्यू लिखूँगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, हाँ जी, का क्यूब, और RCM का वैल्यू लिखूँगा अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इंटू कर दूंगा क्यू टोटल के, ठीक है। आंसर आ गया, आंसर आ गया, नज़र हटाते ही आंसर आ जाएगा। इतना आसान मेथड हो गया, इतना कठिन सवाल इतना आसान बना दिया हमने। अब इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि आप पूरे बॉडी को
एक सिंगल चार्ज से रिप्लेस कर दो सेंटर ऑफ मास पे रख के। मैंने तो सिंपली इंटीग्रल वैल्यू को एक्सपेंड किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप बने रहें मेरे साथ इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के लिए, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।